Hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter Human Health and Disease. इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम ह्यूमन के अंदर होने वाली बहुत सारी कॉमन डिजीजेस के बारे में चर्चा कर चुके थे, चाहे वो बैक्टीरियल ओरिजिन की हो, चाहे फंगल ओरिजिन की, चाहे आपके वायरल ओरिजिन की, चाहे प्रोटोजोवन ओरिजिन की या हेलमिंथिक ओरिजिन की। उसके साथ हम इससे पहले देख चुके थे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हमने दो डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की, एक जो कि लेमन लैंग्वेज में थी, जो कि सबको समझ में आ सकती है, चाहे वो एक साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो एक साइंस का स्टूडेंट ना हो। और उसके अलावा हमने बात की थी एक प्रॉपर स्टेटमेंट की, जो कि हेल्थ को डिफाइन करती है इन ऑल द पर्सपेक्टिव्स, चाहे वो मेंटल पर्सपेक्टिव हो, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल पर्सपेक्टिव हो, चाहे सोशल वेलबींग नेचर हो किसी भी इंडिविजुअल का। उसके बाद हमने दो डिजीजेस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा। पहली जो कि नॉन इन्फेक्शियस थी, जिसका नाम है कैंसर, एंड सेकंड जो कि इन्फेक्शियस थी, जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब बीमारियों के बारे में तो बात हो चुकी थी। इस सेशन में हमें बात करनी है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, यानी इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी की भी हम अलग अलग डेफिनेशंस बोल सकते हैं। अगर मैं एक बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताना चाहूं कि इम्यूनिटी क्या है, तो आपको मैं कह सकता हूं ये आपकी बॉडी की वो क्षमता है, वो टेंडेंसी है, वो पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है, जिससे कि आपकी बॉडी किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। अगर आपकी बॉडी के अंदर आने वाले बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट से लड़ लेती है, बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से लड़ लेती है, तो कहा जाएगा कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पॉजिटिव एजेंट आराम से आ जाता है, कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आराम से आ जाता है और वहां पर मस्त बीमारी कॉज कर देता है, तो अल्टीमेटली आपको कहना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है या आपका डिफेंस सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है। यानी अगर आप बीमारियों को रोक पाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, अगर आप बीमारियों को नहीं रोक पाते तो आपका इम्यून सिस्टम वीक। और वैसे भी ये सारी की सारी टर्म्स कोविड आने के बाद बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है और लोगों को आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी, या ये बहुत कम बीमार पड़ा है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक थी। तो दोनों ही बातें अपने आप में करेक्ट है। अगर आपको एक बहुत ही साधारण डेफिनेशन पढ़नी है तो यही इम्यूनिटी की डेफिनेशन होगी कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है बीमारियों से बचने की। अगर अच्छी क्षमता है तो इम्यूनिटी बढ़िया, अगर खराब क्षमता है, बहुत ज्यादा आप अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा पा रहे हो, तो इम्यूनिटी भी कम। सो एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। अगर आप बात करें तो आप जिस वातावरण में खड़े होते हैं, आपके आसपास ही हजारों ऐसे जीव हैं जो कि घूम रहे होते हैं, जो कि आपके साथ हमेशा एक इंटरेक्शन डेवलप करके आपकी बॉडी के आसपास बने रहते हैं। अगर आप अपनी स्किन की बात करें तो आपकी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, चाहे आप कहीं की भी स्किन की बात कर रहे हो, विच इज ईदर एक्सपोज और नॉट एक्सपोज, आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया देखने को मिलता है। एक स्टडी में यह माना गया कि आपके शरीर का सबसे खराब जो पार्ट है वो आपकी नाभि रहती है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि लाखों बैक्टीरिया आप अपनी नाभि में दबोच के बैठे हुए हो और आपको इस बात का एहसास भी नहीं। आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड काफी सारे पार्ट्स में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में आपकी हेल्प करते हैं। आपने प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा, जैसे याकुल्ट आता है। याकुल्ट इज अ ब्रांड जिसका काजोल मैम प्रमोशन करती हैं और कहा जाता है इट्स अ प्रोबायोटिक। अगर आप इसे पीते हैं तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं का क्या मतलब है? गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं का ये मतलब है मेरे दोस्त, वो वाले बैक्टीरिया जो एक्चुअल में आपके डाइजेशन प्रोसेस में आपका हाथ बटा रहे थे, वो वाले बैक्टीरिया जो आपको विटामिन से सिंथेसाइज करके दे रहे थे, यानी जो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, वो बढ़ाता है ये प्रोबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर, और इसीलिए आपका जो पाचन तंत्र है वो और अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। आपकी फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए ये चीजें आप फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हो कि आपने खाना खाया उसके बाद आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, जिससे कि आपके खाने पचाने में भी अच्छी खासी हेल्प हो जाए। यानी कि आप अपने एलिमेंट्री कैनाल में भी बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स दबाए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने टेबल की बात करूं, अगर मैं अपने स्टाइलस की बात करूं, अगर मैं अपने टैबलेट की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, माइक की बात करूं, हर जगह मुझे पैथोजेंस मिल सकते हैं।
क्योंकि ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे वो नॉन पैथोजेनिक हो, ये यूजुअली कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ ये है कि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, और अधिकतर जो डिजीज कॉजिंग फंगस है या नॉन डिजीज कॉजिंग फंगस भी हैं, ये भी आपके कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये भी आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। इनको जहां भी थोड़ी सी भी ऑप्टिमम स्टेट मिली ग्रो करने की, ये वहीं पर ग्रो करने लग जाते हैं, या फिर नॉर्मली भी रिलैक्स्ड स्टेट में या सस्पेंडेड स्टेट में पड़े हुए हो सकते हैं। तो आपका इनसे मेल जोल अच्छा खासा है। हमें लगता नहीं है कि हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके बिना जीना ही असंभव है। हम इनसे डेली इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इनकी वजह से ही जिंदा हैं। तो वो तो अच्छे बैक्टीरिया हो गए, और इसी प्रकार से बुरे बैक्टीरिया से भी हमारा रोज का आदान प्रदान होता रहता है, बातचीत होती रहती है, लेकिन डेली हम बीमार नहीं पड़ते। सो एवरी डे हम लोग एक्सपोज तो होते हैं हजारों माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स के सामने, लेकिन हम पूरी साल बीमार नहीं रहते, हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते। इनमें से कुछ ही एक्सपोजर्स हैं जो कि डिजीज में रिजल्ट करते हैं, यानी इनमें से कुछ ही एक्सपोजर हैं जिनकी वजह से आपको बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो ज्यादातर फॉरेन एजेंट से आपकी बॉडी को बचा लेता है, राइट? तो आप जितने भी फॉरेन एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सिर्फ कुछ चुनिंदा इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, या फिर जिनसे लड़ने का मैकेनिज्म हमारे पास नहीं होता, जिनसे हम पहली बार मुलाकात कर रहे होते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर वेपन नहीं होता, इसीलिए हम उनसे मात खा जाते हैं। पर्टिकुलर वेपन का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज। लेट मी इलैबोरेट एंटीबॉडीज ओवर हियर। यहां पर मैंने एक हथियार की बात की है, राइट? ये जो वेपन है इसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। तो आपकी बॉडी में काफी सारे प्रोटीन्स बनते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और ये अलग अलग कॉजेटिव एजेंट पर असर करते हैं। सो एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड, दे आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होता है कि एक बीमारी की एंटीबॉडी किसी और बीमारी पर या किसी और पॉजिटिव एजेंट पर इफेक्ट डाल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एंटीबॉडीज इतनी स्पेसिफिक है कि अगर कोई एंटीबॉडी साल्मोनेला टाइफी के लिए बनी हुई है तो वो उसी के ऊपर अटैक करेगी, किसी और बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरियम के ऊपर नहीं। तो समझ लीजिए ये एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर घुस आया है। इसका नाम है पैथोजन गोलू। ओके, इसका नाम है पैथोजन गोलू। इसके दांत वात बना देते हैं। इट इज पैथोजन गोलू। गोलू आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है। जब गोलू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है मेरे दोस्त, तो आपके किसी ना किसी ऑर्गन में इन्वेड करता है या आपके ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाता है, ब्लड में रोम करता रहता है जब तक इसे कोई अच्छा ऑर्गन ना मिल जाए। अब यहां पर जब ये ब्लड में घूम रहा होता है तो इसको काफी सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ले जाया जाता है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ले जाया जाता है, और इस गोलू को एक्सपोज कराया जाता है टू इम्यून सेल्स। इसको इम्यून सेल से एक्सपोज कराया जाता है। जब इम्यून सेल्स के सामने गोलू को ले जाकर रखा तो इम्यून सेल्स ने क्या तैयार किए? वेपन तैयार किए। वेपन इज बीन मेड, और ये जो मेरे भाई वेपन बना है, इट इज स्पेसिफिक टू गोलू। दिस वेपन इज वेरी स्पेसिफिक टू गोलू। और यहां पर क्या हो गया है? मैंने एक वेपन तैयार कर लिया है। मैंने समझ लो थॉर का हैमर तैयार कर लिया है। ये थॉर का हैमर, ये उसकी जो रस्सी रहती है वो रही, और ये आपका थॉर का हथौड़ा तैयार। अब जैसे ही गोलू दिखेगा हमें, हम उसके ऊपर ये थॉर का हथौड़ा ठाए करके मार देंगे, और गोलू जो है इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। गोलू गोल हो जाएगा, ठीक है। आंखें एकदम नीचे ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। जीभ इसने फेंक दी है नीचे की साइड, सिंग विंग सब टूट गए हैं। गोलू डाइड। गोलू RIP हो गया है भाई, रेस्ट इन पीस हो गया, RIP गोलू हो गया। तो यहां पर क्या है कि आपका जिस किस्म का पैथोजेनिक एजेंट होगा उसी किस्म का हम क्या तैयार करते हैं? वेपन तैयार करते हैं। किसी के लिए तलवार होगी, किसी के लिए हथौड़ा होगा, किसी के लिए भाला होगा, किसी के लिए तीर कमान होगा। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप लोग तैयार कर सकते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पैथोजन इट इज। इट इज वेरी स्पेसिफिक। ये सिर्फ गोलू पर ही अटैक करेगा। तो समझ लो, अगर गोलू आपकी बॉडी में पहली बार आया है तो आपके पास कोई बना बनाया हथौड़ा नहीं है, तो आप क्या करते हो? सिंस हमारे पास बना बनाया हथौड़ा नहीं है, तो पहले हम इस पूरी की पूरी मशीनरी को स्टार्ट करते हैं कि हमारा हथौड़ा तैयार हो जाए।
दैट्स वाई जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। जब पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स काफी स्लो होगा, क्योंकि हम लोग उसको पहली बार देख रहे हैं, हम उसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर को समझकर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रॉपर वेपन हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग एंटीबॉडी बनाएंगे जो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी। लेकिन समझ लो अब गोलू दोबारा आया है, तो गोलू अगर दोबारा आया है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारा जनरेट होगा, लेकिन इस बार क्या है, हम थोड़ी सी एंटीबॉडीज स्टॉक में रखते हैं, तो एकदम फास्ट रिस्पॉन्स होगा, रोबस्ट रिस्पॉन्स होगा। हमारे पास हथौड़ा है, इस बार मुझे अगर गोलू दिखाई देगा तो उसकी ब्लड में एंट्री करते ही हम लोग क्या करेंगे, गोलू का खात्मा कर देंगे और गोलू स्टार्टिंग में ही आरआईबी हो जाएगा। ये फर्क रहता है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, और यही आपका एक बेसिक मैकेनिज्म है जो कि वैक्सीनेशन में काम करता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम लोग कोई किल्ड माइक्रोब या कोई किल्ड पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। समझ लो कोविड-19 का जो वायरस है उसके कुछ पार्ट्स मैंने अपनी बॉडी के अंदर डाले एज अ वैक्सीन। अगर मैंने कुछ पार्ट्स डाले हैं या आपका वायरस जो है वो वीकेंड वायरस है, तो वो वीक वायरस है, तो मेरी बॉडी के अंदर कोई हार्म तो करेगा नहीं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को देख के, उस वायरस को देखकर मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी अगर एक्चुअल वायरस से एक्सपोजर होता है मेरा, तो तब मेरे पास हथौड़ा बना बनाया होगा, मैं क्या करूंगा, वायरस का आते ही सर फाड़ डालूंगा उसी वेपन से जो कि अभी मेरी बॉडी के अंदर तैयार हुआ है। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज वैक्सीनेशन के अंदर कि आपका जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था वो आप वीकेंड वायरस से ले लेते हो, और सेकंड जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपका रॉबस्ट होगा। तो अगर आप पूरे तैयार हो, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर एक्चुअल वायरस भी आएगा तो आप उसे हरा पाओगे। यही कंसेप्ट है जो कि आपका वैक्सीनेशन में काम आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द मेमोरी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द मेमोरी। मेमोरी का मतलब यह है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो हमारे अंदर मेमोरी सेल्स भी जनरेट होते हैं, और ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, ये मेमोरी सेल ध्यान में रख लेते हैं कि कौन कौन सा पैथोजन हमारा देखा हुआ है। अगर वो पैथोजन बहुत साल बाद भी आपसे कभी आकर मिलना चाहता है तो आपके पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, एंड अल्टीमेटली आप लोग झटपट उसको मार करके खत्म कर देंगे। यू ऑलरेडी हैव द वेपन टू किल दैट बैक्टीरियम और टू किल दैट पैथोजन, whatever it is. So immunity क्या है, the overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by immune system is called as immunity. यानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जो कि पूरे के पूरे डाइजेशन में काम आता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर ओपनिंग दैट इज माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर आपका फेरिंग्स, फिर आपका ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग दैट इज एनस। ये तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसके साथ आपके एसोसिएटेड ग्लैंड हैं, जैसे सलाइवा आपके बक्कल कैविटी में पोर करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, आपका लिवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, और आपका पेनक्रियाज है। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड पार्ट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा मिलकर डाइजेशन में काम आता है सिस्टम, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोला, जिसमें काफी ऑर्गन्स अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपनी हिस्सेदारी जताते हैं। सिमिलरली जब आप इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम या इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो काफी सारे ऑर्गन्स वहां पर भी प्रेजेंट होंगे, काफी सारे टिश्यूज यहां पर प्रेजेंट होंगे, जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है। पहला टाइप इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब ये आपके अंदर जन्म से प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन यू बाय बर्थ। ये इम्यूनिटी हमारे अंदर पहले से आती है, हमें बाय बर्थ दी जाती है। लेकिन दूसरे प्रकार के इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है, यानी ये आप लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हो आपकी एक्टिविटीज के कारण, कि आपका लाइफ में किस किस चीज से कितनी बार एक्सपोजर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई थे, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू पैदा हुए एक ही जगह पर, लेट्स से मुंबई, और उसके बाद सोनू जो है वो मुंबई में रह गया, और मोनू जो है उसको उसके पिताजी या चाचा जी जो भी है यूएसए लेकर चले गए। अब यूएसए में एकदम बहुत ही बढ़िया माहौल उसे मिला। चाचा जी बहुत अमीर थे, उन्होंने बोला भाई इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। लाइजॉल का पोछा मरा हुआ फर्श है, कभी पैथोजन से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, नॉर्मल एकदम बढ़िया लाइफस्टाइल, खाने पीने के लिए हेल्दी वाटर, हेल्दी फूड, हेल्दी फ्रूट्स, सब कुछ दिन में 4 बार सैनिटाइज हो रहा है। इतना बढ़िया वातावरण है कि मोनू को यह भी नहीं पता कि माइक्रोब या डिजीज किस चीज का नाम है। नॉर्मल घर में कोई छोटा मोटा अगर बीमारी नॉर्मल बेसिस पे हो गई तो हो गई, अदरवाइज उसको
कभी एक्सपोजर नहीं मिला है इन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। दूसरी तरफ है हमारा सोनू। सोनू भाई खेलता है मुंबई की गलियों में, धारावी में, और मस्त एकदम हमारी तरह जैसे हम बचपन में खेलते थे। बॉल उठाई, बॉल फेंकी, किसी ने मार दी बॉल, अल्टीमेटली क्रिकेट खेलते टाइम बॉल जाके नाली में गिर गई, सोनू ने बॉल उठाई, 4 टप्पे खिलाए जमीन के ऊपर, बॉल साफ, एंड अल्टीमेटली उसी कीचड़ के पानी से हम लोग दोबारा खेलने लग पड़े। होली खेले, एक दूसरे को गोबर में डाल दिया, काले तेल से रंग दिया, अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक कलर लगा दिए। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सोनू ने अपनी जिंदगी में उखाड़ ली, यानी उसका लेना देना माइक्रोब से डेली बेसिस पर होता ही रहता है। कोई लाइजॉल का पोछा नहीं, जहां पर जगह मिली वहां सो गए, किसी और के बैग से साफ कर दिया है पूरे के पूरे बेंच को, कहीं भी कोई भी गंदा सरफेस मिला वहां पे तबला बजाना स्टार्ट कर दिया। तो सोनू इज अ प्रो इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक्सपोजर, उसकी दोस्ती यारी बहुत है बैक्टीरिया के साथ, उसका एक्सपोजर से ज्यादा है, तो उसके इम्यूनिटी पर कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव जरूर पड़ेगा। हम मान सकते हैं कि दोनों अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सोनू जो है अपने लाइफ टाइम के दौरान काफी सारी एंटीबॉडीज एक्वायर कर चुका होगा, क्योंकि उसका बैक्टीरिया से मेल जोल काफी अच्छा है। लेकिन मोनू जो है उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी सोनू की होगी। कहने का ये मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी टोटली आप पर डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफ पैटर्न कैसा रहा है, और इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आपको मिलती है। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। देखो यार, जब आप जस्ट पैदा हुए हो, आप लोग स्पेसिफिकली कैसे अटैक कर पाओगे? समझ रहे हो बात को? जब आप पैदा हुए हो, आपको बीमारियों से बचने का एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करके इस दुनिया पे उतार दिया गया है कि भाई हम आपको बेसिक एक फ्रेम तैयार करके दे रहे हैं, इसके बाद टोटल आपको ही संभलना है, आपको टोटल ही अपना ख्याल खुद रखना है। हम क्या करके दे रहे हैं? आपको स्किन लगा के दे रहे हैं, जिससे इनिशियली कोई बैक्टीरिया यहां पे टकराए तो अंदर ना घुस पाए आपकी बॉडी के अंदर। अगर गलती से मुंह में चला गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग आपको लगाकर दे रहे हैं, और यहां पर सिलिया दे रहे हैं, जिससे कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस में कोट कर दे आपके पैथोजेंस को, और सिलिया उन्हें ऊपर की साइड ढकेल दें और छींक मार के आप लोग पैथोजन को बाहर फेंक दें। हम स्टमक में आपके एसिड दे रहे हैं कि अगर कोई पैथोजन स्टमक तक पहुंचने की कोशिश करे तो एसिड उसे किल कर दे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्या करेंगे? आपके लिए लड़ेंगे। तो ये सारी बात हमारे पास पहले से होती है। सो ऑल दीज थिंग आर नॉन स्पेसिफिक। कोई भी अगर पैथोजन आएगा तो ये सारी चीजें अटैक करेंगे ही। फॉर एग्जांपल, यहां पर चाहे बैक्टीरिया आके बैठ जाए, चाहे वायरस आके बैठ जाए, चाहे प्रोटोजोवन आके बैठ जाए, चाहे फंगस आके बैठ जाए, स्किन को फर्क नहीं पड़ता। स्किन का एक बेसिक काम है, इट इज प्रोवाइडिंग अ फ्रेम विच विल नॉट लेट द पैथोजेंस टू गेट इनसाइड माय बॉडी। तो अब यहां पे किस प्रकार का पैथोजन है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होते हैं दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे HCl है, वो तो सब पे अटैक करेगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वायरस आ जाए, चाहे प्रोटिस्ट आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं। HCl एक एसिड है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, राइट? एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, वो तो सब पे अटैक करेगा, चाहे कोई भी आ जाए उसके आगे। सो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस या नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। This is accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agents in our body. Innate immunity consists of 4 type of barriers. यानी ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग पैथोजेंस को अलग अलग लेवल पर रोक सके। अब ये 4 बैरियर्स किस टाइप के हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो बैरियर है यह है फिजिकल बैरियर, यानी किसी चीज को आप फिजिकली अंदर आने से रोक रहे हैं, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, दो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर्स। आपकी स्किन एक कवर का काम करती है, इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी बॉडी के ऊपर कट लग जाए तो काफी सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर कट लग गया है तो योर स्किन इज नाउ एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट एंड इट कुड इनवाइट अ लॉट ऑफ बैक्टीरियम्स इनटू योर बॉडी। अगर बॉडी के ऊपर कट लग गया है, काफी बैक्टीरियम इसे अपने बाप का घर समझ के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सील लगा हुआ है बॉडी के ऊपर तो कोई भी बैक्टीरियम मुंह उठा के अंदर नहीं चला आ सकता। पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है, आपके म्यूकस लाइंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये उसको बाहर की साइड ढकेलने की कोशिश करता है। और स्नीजिंग इज अ मैकेनिज्म। जुकाम आपको कब होती है? जब आपके इस पर्टिकुलर पार्ट में इंफेक्शियस एजेंट्स या कोई डर्ट पार्टिकल्स जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो जहां पे डस्ट बहुत है,
धूल मिट्टी बहुत है, उस केस में क्या होता है, आपको ज्यादा छींकें आती है, क्योंकि डस्ट और डर्ट ये सारी चीजें अक्यूमुलेट हो जाती हैं आपके इस लाइनिंग के अंदर एंड इरिटेट करते हैं ये आपके नॉस्ट्रिल्स को एंड अल्टीमेटली आपको छींक आ जाती है। ये सारा सामान जो है म्यूकस के साथ बाहर फेंक दिया जाता है। फिजिकल बैरियर में क्या आया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन आया विच इज द मेन बैरियर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, आपकी पूरी बॉडी को ये कवर करती है, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को ये रोक लेती है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस कोटेड एपिथेलियम लाइनिंग आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी होगी, जीआईटी की भी होगी यानी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की भी आपकी लाइनिंग होगी विच इज कॉल्ड एज म्यूकस लाइनिंग। ये माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और म्यूकस में कोट करके अंदर जाने से रोक लेते हैं, म्यूकस में ट्रैप कर लेते हैं। तो फिजिकल बैरियर क्या हुआ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दो शब्दों में खत्म। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी हम किस प्रकार से अपनी फिजियोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरियम्स को या माइक्रोब्स को रोकने के लिए। जैसे हमारा एसिड है स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर कौन सा एसिड है, वी नो वेरी वेल कि स्टमक के अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जिसका पीएच काफी कम रहता है। इनफैक्ट इसका पीएच जो है आपका लेस देन 2 रहता है, 1.8 के आसपास। इतने कम पीएच में, इतनी हाई एसिडिटी में कोई भी पैथोजन ज्यादातर केसेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो एसिडोफिल है तो अलग बात है, अगर एसिडोफिल है तो हाई एसिडिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है, वो इन कंडीशंस में गेड़िया मारना प्रेफर करता है। लेकिन अगर वो एसिडोफिल नहीं है तो नॉर्मल, अगर आप इंसान के हाथ पे भी बल्कि HCl डाल देंगे इतनी हाई एसिडिटी का, इतना कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपका हाथ भी जल जाएगा। तो इससे बच पाना काफी मुश्किल है, काफी सारे पैथोजेंस यहां पर किल हो जाते हैं। सेकेंडली सलाइवा है आपके माउथ के अंदर। सलाइवा में क्या होता है यार, सलाइवा जो है आपके टीयर्स जो है इनमें क्या होता है, ये माइक्रोब्स को रोकने के लिए लाइसोजाइम कैरी करते हैं। लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम आपका एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन से बने हुए सेल वॉल को डिग्रेड करता है, यानी ये बैक्टीरियल वॉल पे अटैक करता है, बैक्टीरियल वॉल पे अटैक करता है। ये काम है आपके लाइसोजाइम का। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया को लाइज करने का काम करते हैं, सलाइवा, टीयर्स और ये सारी चीजें। सेल्यूलर बैरियर्स यानी सेल का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सेल्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपके इम्यूनिटी के पार्ट है। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है, WBC, जब आपके लिए कोई नहीं लड़ता तब आपके WBC लड़ते हैं। जैसे कि आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको आप PMNL भी कहते हैं, यानी ऐसे ल्यूकोसाइट हैं जो पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, इसलिए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे कहा गया, यानी इसके न्यूक्लियस की काफी सारी शेप हो सकती है। तो इन्हें PMNL न्यूट्रोफिल कहा जाता है। एंड मोनोसाइट आपके यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड नेचुरल किलर सेल यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि लिम्फोसाइट के टाइप है इन द ब्लड, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। यानी आपके जो न्यूट्रोफिल हैं, जो आपके मोनोसाइट हैं, जो नेचुरल किलर सेल हैं, किसका काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। यानी कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्हें मिल जाता है तो ये उसको एंगल्फ कर लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे कि यहां पर एक पैथोजन है, ओके, लेट्स से दिस इज पैथोजन, एंड यहां पर आपका लेट्स से मैक्रोफेज है, इस हिसाब का इसका स्ट्रक्चर है, यह आपका मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, ये मैक्रोफेज आपका इस पार्टिकल के पास जाएगा एंड अल्टीमेटली इस पार्टिकल के पास जाकर क्या प्रेफर करेगा कि इस पार्टिकल को एंगल्फ कर ले। इस पार्टिकल को एंगल्फ करके ये क्या ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो पैथोजन है ये कहां आ जाएगा, ये पैथोजन आपका अंदर ले लिया जाएगा, यहां ले लिया जाएगा। सो ये पैथोजन एंगल्फ कर लिया गया। अगर एंगल्फ कर लिया गया, अब इसके ऊपर आपके काफी सारे एंजाइम्स अटैक करेंगे एंड इस पैथोजन के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। तो इस पैथोजन की क्या हो गई, एंड में लाइसिस हो गई। और इस लाइसिस के बाद मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस लाइसिस के बाद कुछ टुकड़ों को एपीसी के पास भेज देता हूं। सम टुकड़े यानी सम पार्ट्स ऑफ दिस पैथोजन आर सेंट टू एपीसी। एपीसी क्या होता है, आपने शायद पहली बार सुना हो, इट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है ये सुनने की कोशिश करना। एपीसी क्या है, एपीसी एक ऐसा सेल है जिसके ऊपर
पैथोजन का कोई पार्ट में लटका दूंगा जिससे कि एंटीबॉडीज निरंतर बनती रहे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैथोजन है विच इज वेरी 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 हार्मफुल। लेट्स से ये कोविड-19 नाम का एक पैथोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर आया, और समझ लो मैंने इस पैथोजन को डिटेक्ट कर लिया है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, उन एंटीबॉडीज को लगातार बनाने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर इस कोविड-19 का एक पैथोजेनिक पार्ट यानी कोई एंटीजन का पार्ट उखाड़ के लगा दूंगा मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी ये अगर एपीसी की मेम्ब्रेन है, ये अगर आपकी एपीसी है, ये अगर एपीसी की मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा मेरे दोस्त आपके पैथोजन का एक छोटा सा पार्ट। यहां पर क्या है, पैथोजन का एंटीजन लगा हुआ है, पैथोजन का कोई बॉडी पार्ट लगा हुआ है। क्यों? जिससे कि मैं सबको दिखा सकूं, देखो भाई मैंने इसको किल कर दिया है, अब आओ यहां से इस पार्ट को एनालाइज करके आप एंटीबॉडीज बना सकते हैं और हमारी बॉडी को फर्दर इंफेक्शन से बचा सकते हैं। तभी तो मेमोरी डेवलप होती है। तो क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर एक गुंडा आ गया, यही आ गया समझ लो, गुंडा, गोलू दा गुंडा आ गया। अब ये जो गोलू आया, इसके 2 दांत थे, मेरे को दांत देख के लगा बहुत अजीब, मैंने गोलू के 2 मुक्के मारे और उसके दोनों दांत तोड़ करके हाथ में लेकर के लटका दिए अपने एपीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कि देखो भाई अब अगर कोई ऐसा वायरस आया तो दांत तोड़ दूंगा, पहली बात। और उन दांतों को देख देखकर सब लोग हंसे हमारी बॉडी वाले कि देखो देखो दांत तोड़ दिए पैथोजन के, और खुशी से अपनी एंटीबॉडीज बनाने लगे। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वहां से एंटीबॉडीज बना लेते हैं उस पार्ट को डिटेक्ट करके कि अगली बार पैथोजन आए तो उसके दांतों को हम पहचान लें और उसके दांत दोबारा से तोड़ दे, तो हमारे पास क्या हो, एंटीबॉडीज बनी बनाई हो उनके लिए। दैट्स व्हाई एंटीजन प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हमें जरूरत पड़ती है, तभी मेमोरी डेवलप होगी। अगर आपके पास कोई टूटा फूटा टुकड़ा है आपके पैथोजन का, तो यहां पर एनके सेल्स है यानी नेचुरल किलर सेल्स, आपके मोनोसाइट है, आपके पीएमएनएल है, और उसके साथ साथ आपके टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेजेस आप इन्हें कह सकते हैं, मोनोसाइट को। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन क्या होता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete proteins called interferons which protect non-infected cell from viral infection. साइटोकाइन मतलब ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स आप कह सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बने जब वायरल इंफेक्शन हो जाए या कोई भी इंफेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन स्पेसिफिकली वायरस के केस में ही बनते हैं, कभी और नहीं बनते। तो इंटरफेरॉन क्या करते हैं, समझ लो एक सेल्स का झुंड है, ओके, आपका एक टिश्यू है जिसमें 100 सेल्स प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर वायरस आ गया तो वो क्या करता है, वो सेल भोंपू लेके बैठा रहता है और वो जोर से उस भोंपू से सबको बता देता है कि वायरस आ गया, वायरस आ गया, फटाफट गेट बंद कर लो, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज कर लो, वरना ये वायरस तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और तुम्हारे अंदर भी बीमारी कॉज करेगा। तो एक सेल के अंदर जब वायरस आया तो उसने साइटोकाइन सिक्रीट करे जिसका एक टाइप है इंटरफेरॉन, तो उसने इंटरफेरॉन सिक्रीट किया और बचे हुए जो 99 सेल्स थे इनमें क्या हुआ, एक सिग्नल चला गया कि भाई अपनी परमिएबिलिटी को थोड़ा चेंज कर लो, अदरवाइज वायरस जबरदस्ती अंदर घुस जाएगा। देखो यार, अगर वायरस स्ट्रांग हुआ तो घुस के ही रहेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो काफी सारे सेल्स को बचाने की। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को एक सिग्नल भेजता है कि भैया अगर तुम बच सकते हो, टाइम है अभी तो बच जाओ, अदरवाइज वायरस तुम्हारी भी बैंड बजा देगा। इसे आप कहते हैं साइटोकाइन बैरियर, या फिर आप इसे बोलते हैं केमिकल ओरिएंटेड बैरियर। तो यहाँ पे काफी केमिकल्स भी तैयार होते हैं जिनको आप एक ब्रॉड कैटेगरी में रखते हो, ठीक है, जैसे कि इंटरफेरॉन्स। तो आपके कितने प्रकार के बैरियर्स थे? 4 बैरियर्स थे। पहला फिजिकल, फिजिकल के अंदर क्या आया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हो सकती है। दूसरे आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड्स या केमिकल्स, जैसे आपका HCl हो गया पेट के अंदर, आपका सलाइवा हो गया, आपके टीयर्स हो गए विच आर सिक्रेटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड। ये सारी की सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट हो सकती है। देन थर्ड जो है ये आपका सेल्यूलर बैरियर, यानी आपकी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल जो कि इम्यून सेल्स ही हैं, जैसे कि पीएमएनएल, आपका मोनोसाइट, आपका एनके सेल यानी नेचुरल किलर सेल एंड योर मैक्रोफेजेस। और उसके साथ है साइटोकाइन बैरियर, जैसे कि इंटरफेरॉन, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाने की कोशिश करते हैं। दिस वाज इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या था, इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं थी। अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनेट इम्यूनिटी कंटेन्स नो मेमोरी। नो मेमोरी, क्योंकि मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, दे आर नॉन स्पेसिफिक। अगर मेरी स्किन है,
इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आया, चाहे वो दूसरी बार आ जाए चाहे तीसरी बार आ जाए, स्किन तो रोकेगी। डिपेंड नहीं करता उसने इस बैक्टीरिया को पहली बार देखा है या नहीं, डजंट मैटर। वो क्या करेगी, नॉन स्पेसिफिकली सबके ऊपर अटैक करेगी। इसे मेमोरी की जरूरत नहीं है, नॉन स्पेसिफिकली सब पे अटैक करती है। ओके, ये जो मैंने यहां पर एपीसी वाला पार्ट बताया था, दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब काफी सारे सेल्स इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये मैक्रोफेज का अटैक इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, लेकिन जो मेमोरी वाला पार्ट है, ये जो मेमोरी वाला पार्ट है, ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, इनेट के अंदर मेमोरी नहीं होती, कंफ्यूज होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। जैसे आपकी इनेट इम्यूनिटी तो नॉन स्पेसिफिक थी, कोई भी आए उसके ऊपर सेम प्रकार का रिस्पॉन्स वो जाहिर कर सकती थी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था क्या बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, और वेपन्स आर वेरी स्पेसिफिक। ये वेपन्स यहां पर बन रहे थे, या आपके क्या बन रहे थे, एंटीबॉडीज यहां पर बन रहे थे। तो अल्टीमेटली दे आर फॉर्म्ड बाय द वर्च्यू ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी इनके अंदर मेमोरी भी प्रेजेंट होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके वेपन तैयार हो रहे हैं, एंटीबॉडी तैयार हो रही है, तो एक बार अगर आपने एंटीबॉडी बनाकर रख ली है स्टॉक के अंदर, अगली बार अगर आप सेम पैथोजन को देखोगे तो उसका सर फोड़ दोगे ना 2 मिनट के अंदर अंदर। दैट इज द मेमोरी बेसिस, राइट। मेमोरी के बेसिस पर ही आप ये कर पाते हो। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई आ रहा है, तो इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का है, क्योंकि हमने उसे पहली बार देखा है, उसके स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम समझ रहे हैं कि वो हमारे किस किस सेल का क्या क्या बिगाड़ सकता है, कौन कौन से रिएक्शन को खराब कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को कैसे खत्म कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। वो सारी बातें हमने जानी और उसके हिसाब से हमने एक करेक्ट वेपन तैयार कर दिया। तो काफी टाइम हमें लगा, लो इंटेंसिटी हमारी रही, कम एंटीबॉडी हमारी बनी। लेकिन एक बार अगर हमने बना करके स्टॉक में एंटीबॉडी रख ली, तो अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा आता है एक टाइम इंटरवल के बाद, तो हमारा रिस्पांस इंटेंसिफाइड हो जाएगा, हमारा रिस्पांस ज्यादा रॉबस्ट, ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पांस, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये है अनामनेस्टिक रिस्पांस। पहली बार कोई आया तो थोड़ा टाइम लग गया हमें वेपन बनाने में, अगली बार हमारे पास वेपन भी तैयार है और हम शूट करने के लिए भी एकदम तैयार है। जैसे ही हमें पैथोजन दिखा, वी हैव गिवन देम अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ द रॉबस्ट इम्यूनिटी। तो हमारे सारे सेल्स उस टाइम पर एक्टिवेटेड थे एंड वी हैव शॉट देम ऑफ एंड चॉप देम इनटू पीसेस। हमने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया एंड हम लोगों को राहत मिल गई उस पूरे के पूरे पैथोजन से। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। जाहिर सी बात है, अगर हमारी बॉडी में पहले एनकाउंटर की मेमोरी नहीं होती तो दूसरी बार हम इतना फैंटास्टिक रिस्पांस नहीं दे पाते। तो इससे साफ साफ प्रूफ होता है कि हमारी बॉडी में मेमोरी रिलेटेड टू द पैथोजन, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की देन है, और इसीलिए हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। जब आप बी और टी सेल्स की बात करेंगे तो वहां पर मेमोरी सेल्स भी देखेंगे आप बी और टी सेल्स के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली याद रखने का ही काम करते हैं कि कौन सा पैथोजन आपका देखा हुआ है, कौन सा पैथोजन आपका देखा नहीं हुआ। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocytes which are present in our blood, B lymphocyte and T lymphocyte। दो प्रकार के lymphocytes यानी दो प्रकार के blood cells यहां पर present होते हैं आपके blood के अंदर, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको देने में मदद करते हैं। बी लिम्फोसाइट काफी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आपके प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स आपका क्या करते हैं, दे सिक्रीट एंटीबॉडी, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज, यानी ये वेपन बनाने का काम करते हैं जो बी लिम्फोसाइट है इनके प्लाज्मा सेल्स। और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, अब टी लिम्फोसाइट में मैंने आपको बताया था साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं जिनको आप टीसी बोल सकते हो, एंड हेल्पर टी सेल होते हैं जिनको आप टीएच बोल सकते हो। तो यहां पर ये जो टी सेल्स है ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, helps in the formation of antibody, in the formation of antibody। तो यहां पर अगर टी लिम्फोसाइट का नंबर भी काफी कम हो जाता है, जैसे कि टी हेल्पर सेल्स का नंबर काफी कम हो गया था एड्स के केस में, तो भी आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं रह पाती, क्योंकि बिना टी लिम्फोसाइट की हेल्प के एंटीबॉडीज बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों के दोनों आपके दो पिलर्स हैं
आपकी दो टांगे हैं जैसे आपकी पूरी बॉडी का भार उठाने के लिए, वैसे ही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है आपकी पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम को एकदम अच्छे तरीके से ड्राइव करने के लिए। बी लिम्फोसाइट के अंदर यानी बी सेल के अंदर जो बी वर्ड लिया जाता है, दिस वर्ड हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस आपके बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। सबसे पहले जो आपके बी सेल्स देखे गए थे ये बर्ड्स में देखे गए थे, लेकिन हमारे अंदर ये बोन मैरो के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब इनकी जो बेसिक डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि बोन मैरो से आपका बी लिम्फोसाइट वर्ड उठाया गया, बट ऐसा नहीं है। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस से वर्ड जो है उठाया गया था, सबसे पहले ये बर्ड्स में देखे गए थे। एंड अगर आप टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट एकदम कॉमन है, ये आपका थाइमस से वर्ड उठाया गया था। इसका जो पहला अल्फाबेट है टी, यहां से आपका टी सेल वाला नाम उठाया गया था। ठीक है, तो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस एंड थाइमस यहां से आपके नाम आए। बी सेल और टी सेल कैसे काम करते हैं ये, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या थे? बी लिम्फोसाइट के अंदर आपके प्लाज्मा सेल थे जो कि आर्मी ऑफ प्रोटीन्स तैयार करते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। हमने आपको बताया था कि बी सेल जो है इनके प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, और टी सेल क्या करते हैं? टी सेल खुद एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, लेकिन हेल्प करते हैं बी सेल की टू प्रोड्यूस देम। तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एंटीबॉडीज के बनने में। द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्गर। जो दो छोटे छोटे हैं इनका लाइट चेन नाम है क्योंकि लाइट मॉलिक्यूलर वेट है, एंड दो जो बड़े वाले हैं इनका हैवी चेन नाम है क्योंकि हैवी मॉलिक्यूलर वेट है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? H2L2 कहा जाता है। H2L2 मतलब 2 हैवी 2 लाइट। तो यहां पर ये जो बड़ी वाली चेन है जो मैंने यहां पर बना दी है, क्या हो गई? हैवी हो गई। यहां पर एक और बड़ी चेन में बना देता हूं, ये क्या हो गई? हैवी हो गई। ठीक है, अब इसके साइड में देखो, इसके साइड में एक जो चेन लगी हुई है ये आपकी लाइट हो गई छोटी लेंथ की, और यहां पर भी एक जो चेन है ये आपकी लाइट हो गई। तो ये जो दोनों येलो वाली हैं ये कैसी हो गई? ये आपकी L हो गई, लाइट चेन। ठीक है, और यहां पर ये जो सफेद वाली हो गई दोनों की दोनों, ये क्या हो गई? H हो गई, यानी कि हैवी वाली। 2H 2L। तो एंटीबॉडी की जो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो H2L2 देखने को मिलती है, और Y शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो हैवियर चेन्स है अंदर की साइड प्रेजेंट होती हैं, और इसकी एज पर लगी होती हैं आपकी लाइट चेन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। 5 अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं। IgA जो आपको माँ के दूध से मिलती है, जो कोलेस्ट्रम आपको पढ़ाया जाता है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो कि आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है, उसमें एक्चुअली IgA होता है जो आपको दिया जाता है माँ के द्वारा। इनिशियल कुछ दिन कुछ हफ्ते के दूध में आपका IgA बहुत ही रिच होता है, तो कहा जाता है कि इनिशियल मिल्क को तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। IgM क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। क्यों? बिकॉज इट इज पेंटामेरिक इन नेचर। इट इज पेंटामेरिक इन नेचर। पेंटामेरिक मतलब 5 एंटीबॉडी यहां पर साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे यहां पर समझ लो ये कोई गोल रिंग है, ओके, यहां पर क्या है आपकी 1 एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी, 3 एंटीबॉडी, 4 एंटीबॉडी, 5 एंटीबॉडी। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका IgM का स्ट्रक्चर है। IgM आपकी इस फॉर्म में मिलती है, आपकी पेंटामेरिक स्टेट में। IgA की अगर आप बात करें तो IgA काफी बार आपको डायमेरिक स्टेट में देखने को मिलती है। जैसे कि एक एंटीबॉडी आपकी यहां पर है, ओके, और एक एंटीबॉडी आपकी यहां पर है। इस हिसाब से ये आपको काफी बार डायमेरिक देखने को मिल सकती है। इनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड होता है जिसको आप जे चेन बोलते हो। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये देखना है कि हाँ भाई ये M जो है ये आपकी पेंटामेरिक है, इसका सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलता है। IgE जो है ये आपको एलर्जीज के अंदर देखने को मिलती है। IgE आपको एलर्जीज में देखने को मिलती है। जब आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो IgE जो है ये आपकी काफी अच्छी मात्रा में जनरेट करी जाती है। IgG जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक। IgG जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक। व्हाई? बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा।
कुछ टाइप की जो आईजीजी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी चाहे ए हो, चाहे एम हो, चाहे ई हो, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द पर्टिकुलर एंटीबॉडी हैव द एबिलिटी टू क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और आपकी डायरेक्टली पहुंच सकती है मदर से बेबी के अंदर। ओके, तो यहां पर क्या है, आईजीजी जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, दोनों ही साइड में प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मतलब वाइस वर्सा मूवमेंट इसकी हो सकती है। बिकॉज ऑफ these antibodies are found in blood, the response is also called as humoral immune response. This is one of the two type of our acquired immune responses, that is antibody mediated. Since antibodies आपके ब्लड के अंदर ट्रेवल करती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, जिस प्रकार की इम्यूनिटी ये हमें देती है वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, तो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं उनसे हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है, तो इसको बी ओरिएंटेड इम्यूनिटी भी हम लोग कहते हैं। जबकि जो आपकी टी सेल है वो क्या देते हैं, हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, लेट से अगर किसी पर्टिकुलर बंदे की किडनी खराब हो गई और आपको एक किडनी डोनर की जरूरत है जिसकी किडनी उस बंदे के अंदर फिट करी जा सके, तो आप किसी भी बंदे की किडनी नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर चेक्स करने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट करने पड़ते हैं कि सामने वाले इंसान जिसकी आप किडनी लेना चाह रहे हो वो आपका कंपैटिबल डोनर है कि नहीं है। अगर वो कंपैटिबल डोनर नहीं है तो उसकी किडनी आपकी बॉडी के अंदर फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका इम्यून रिएक्शन जनरेट हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको फॉरेन ऑर्गन मान करके उसको मारना स्टार्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब आप किसी और के लिए हुए ऑर्गन, किसी और के लिए हुए ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दो, तो ये जो रिजेक्शन होती है किस वजह से होती है, ये टी सेल्स की वजह से होती है, यानी ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं। तो सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे आप सीएमआई बोलते हैं। द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सीएमआई, यानी बी लिम्फोसाइट की वजह से क्या हो रहा था, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल रही थी विच इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, और टी सेल्स की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है विच इज सेल ओरिएंटेड। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, तो ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी विच इज लेफ्ट विद अस। यानी अगर काफी बार आपका किडनी, हार्ट, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको इन ऑर्गन्स को किसी डोनर से लेना पड़ता है, जिसे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हो, यानी किसी और से ग्राफ्ट लेकर आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और आपकी बॉडी में वो ठीक से काम कर सकता है। लेकिन इसके चांसेस कब है, जब आप डोनर रेसिपिएंट में कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। अगर आपकी ठीक ठाक कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपका ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। किस वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है काफी बार, लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको ऑर्गन लेना ही लेना है, तो आप क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। आप क्या करते हैं, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन कर देते हैं। इम्यूनोसप्रेशन मतलब कि भाई एक काम करते हैं, मैं अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता हूं जिससे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम ना करे। अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, ऑर्गन में अपना रख लूंगा। अब कहने को तो ये समझदारी है, लेकिन कहने को ये बेवकूफी भी है। अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेकर किसी के ग्राफ्ट को अंदर रख भी लिया, ऑर्गन आपने एक्सेप्ट करवा भी लिया, तो अब आपकी इम्यूनिटी तो नहीं है ना, आपने इम्यूनोसप्रेशन ले लिया, इम्यून सिस्टम आपका लो हो गया। अब आप किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत आसानी से कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा और आपकी बॉडी की बैंड बजाकर चला जाएगा, राइट। इसीलिए इम्यूनोसप्रेशन के घाटे भी हैं। सबसे अच्छी चॉइस ये रहती है कि आप एक प्रॉपर ग्राफ्ट और उसका डोनर सिलेक्ट करें और तभी जाकर के आप लोग इस प्रकार से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करें। ये आपका स्ट्रक्चर है वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी जो चेन है कंप्लीट, ये आपकी एक हैवी चेन है और दूसरे साइड में एक और ऐसी हैवी चेन आपको देखने को मिलती है। इन दोनों की बाजुओं के पास यहां पर आपकी लाइट चेन है छोटी सी, ये आपकी लाइट चेन। तो यहां पर अगर आप नाम देखेंगे तो नाम में एल का मतलब क्या है, नाम में एल का मतलब है लाइट, और इन नामों के अंदर एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हैवी।
इन नामों के अंदर वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वेरिएबल, यानी कि ये सीक्वेंस चेंज होता रहता है। और सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कांस्टेंट, यानी ये जो आपका रीजन है ये एकदम कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, एकदम सही बात है। यहां पर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन है ना एंटीबॉडी, अमीनो एसिड का सीक्वेंस कांस्टेंट है। यहां पर आपका एक कांस्टेंट रीजन है H1, यानी कि हैवी का पहला डोमेन, ठीक है। अब यहां पर एक कांस्टेंट रीजन है एक और, यानी H2, यानी ये हैवी का सेकंड कांस्टेंट रीजन है। यहां पे कांस्टेंट रीजन है H3, यानी ये हैवी का थर्ड कांस्टेंट रीजन है। सिमिलरली यहां पर भी कांस्टेंट रीजन नंबर 3, कांस्टेंट रीजन नंबर 2, कांस्टेंट रीजन नंबर 1। और वेरिएबल सिर्फ एक है, तो इसमें H1, H2, H3 कोई नंबर नहीं दिया, क्योंकि वेरिएबल सिंगल है तो सिर्फ H लिख दिया। सिमिलरली यहां पर लाइट आपका सिंगल था, हैवी भी सिंगल था, तो यहां पे Bl और Cl लिख करके काम चला लिया लाइट के केस में, BlCl लिख दिया, ठीक है। अब कांस्टेंट कौन कौन सा पार्ट है देखने की कोशिश करो। अब कांस्टेंट कौन कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, राइट, ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है। इसके नीचे ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, हैवी का सेकंड कांस्टेंट। ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, हैवी का थर्ड कांस्टेंट। दूसरी जगह पर ये आपका लाइट का कांस्टेंट है, ये आपका हैवी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1। ये आपका हैवी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2। ये आपका हैवी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3। और ऊपर जो है ये आपके क्या है? ये आपके वेरिएबल है। ये आपके क्या है? ये आपका वेरिएबल रीजन है, ये आपका वेरिएबल रीजन है। सिमिलरली ये आपका वेरिएबल रीजन है और ये आपका वेरिएबल रीजन है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था एंटीबॉडीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। मैंने आपको बताया था एक प्रकार की एंटीबॉडी सिर्फ एक प्रकार के एंटीजन को ही पकड़ सकती है, उस पर अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो रीजन है ना, ये वाले जो वेरिएबल रीजन है, ये वाले जो वेरिएबल रीजन है ये आपके डिफरेंट होते हैं हर एंटीबॉडी के अंदर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? दीज वेरिएबल रीजन्स आर डिफरेंट इन ईच एंटीबॉडी। हर एंटीबॉडी के अंदर ये वेरिएबल रीजन डिफरेंट है, और अगर वेरिएबल रीजन डिफरेंट है, इट कुड वेरिएबल रीजन अगर डिफरेंट है, इट कुड आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन्स। ये अलग अलग एंटीजन्स को आइडेंटिफाई भी कर सकता है और अलग अलग एंटीजन्स पर बाइंड भी कर सकता है। इसीलिए ये जो वेरिएबल रीजन है ना, इसीलिए ये जो वेरिएबल रीजन है, इसे क्या कहा जाता है? ये जो वेरिएबल रीजन है, इसके टर्मिनस को, इसके एंड टर्मिनस को क्या कहा जाता है? एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये जो आपका स्काई ब्लू कलर का है, ये क्या है? ये आपका एंटीजन है, ये आपका एंटीजन है। यहाँ पर AG लिखा हुआ है, ये आपका एंटीजन है। तो ये जो आपका एंड टर्मिनस है, आपको पता है प्रोटीन N2C टर्मिनस होता है, तो ये जो आपका एंड टर्मिनस है, इस एंड टर्मिनस के ऊपर क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग रीजन। आपका एंटीजन बाइंडिंग रीजन ये वाला है, ठीक है। और कांस्टेंट रीजन जो है वो कांस्टेंट है, इस पे कोई एंटीजन बाइंड नहीं करता, ठीक है। ये आपका हिंज रीजन है, ये जो बीच में आपको दिखा रखा है, जहां पर ये जो आपके हैवी चेन है ये यहां पर थोड़ी सी मुड़ रही है, दिस इज हिंज रीजन। यहां पर क्या है? आपका हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड किंक प्रोवाइड करता है, इसको टर्न प्रोवाइड करता है। ऐसे मुड़ गया ना आकर के, तो एक किंक कौन प्रोवाइड करेगा? हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड प्रोवाइड करेगा। और यहां पर बॉन्डिंग के लिए इन दोनों के दोनों चेन्स को जोड़ने के लिए, हैवी चेन्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, लाइट चेन्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी ग्लाइकोसाइलेशन साइट्स भी यहाँ पर होती हैं, किसके अंदर? स्पेशली आपके सेकंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के अंदर। तो ये जो आपका CH2 है, ये आपकी ग्लाइकोसाइलेशन की साइट होती है। तो यहाँ पर आपके ग्लाइकोज यानी शुगर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर शुगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर अमीनो एसिड के साथ शुगर होगा, इसे आप क्या बोल दोगे? इसे आप ग्लाइकोप्रोटीन बोल दोगे। सिर्फ प्रोटीन ना बोल करके ग्लाइकोप्रोटीन बोल दोगे। ये आपका एंटीबॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एंटीबॉडी अगर बोले कोई प्रोटीन, यस इट इज ट्रू, बट इन सम ऑफ द साइट्स इट आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट, तो इट कुड बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल। अगर प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो आप ग्लाइकोप्रोटीन भी मार्क कर सकते हैं। एंड टर्मिनस पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है और वहां पर वेरिएबल है, चाहे आपकी लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, तो वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंसेस चेंज होते रहते हैं और इसीलिए हम
करोड़ों अलग अलग एंटीजन को सेंस कर पाते हैं, क्योंकि ये वाले जो रीजन है, चाहे आपका हैवी का हो चाहे लाइट का हो, ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये बात हो जाती है। ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी सेल, एंड दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब हमने जो बात की थी कि ग्राफ्ट अगर आप किसी भी सोर्स से ले लेंगे, किसी भी एनिमल से ले लेंगे, अनदर प्राइमेट से ले लेंगे, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग से ले लेंगे, तो ये जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई टेस्टिंग नहीं करी है, आपने अगर मैचिंग नहीं करी है, ग्राफ्ट मैचिंग, डोनर और रेसिपिएंट में कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करी है, तो आपने जो ऑर्गन लिया है किसी और का, वो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है कि आपके और उसके टिश्यू में कितनी सिमिलैरिटी है। ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी पड़ती है कि ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं। ये सब चीजें असेंशियल होती हैं जिससे कि आप एक ग्राफ्ट को या ट्रांसप्लांट को ले सके। अदरवाइज आपको इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ेंगे पूरी जिंदगी, और अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट ले लिए तो अलग से लोचा है। अगर इम्यूनोसप्रेसेंट ले लिया, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको ऑर्गन तो मिल गया, तो अब आप एक उधार की जिंदगी जी रहे हो। अगर आप किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आए तो वहीं भाई आप बीमार पड़ जाओगे। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बॉडी अपने खुद के सेल्स और किसी और के सेल्स में फर्क कर सकती है। इसीलिए तो आपकी बॉडी सिर्फ बैक्टीरिया या पैथोजन पर अटैक करती है, नॉर्मल आपके सेल पर अटैक नहीं करती। कुछ केसेस के अंदर कुछ जेनेटिक बेसिस है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ एक इंडिविजुअल्स के अंदर, जहां पर आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। यानी ऑटो इम्यूनिटी मतलब खुद पे इम्यूनिटी काम करने लग पड़ी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। ओके, तो कुछ अननोन रीजंस भी है इसके, जिस पे रिसर्च चल रही है कि आखिर इसका बेसिस क्या है। क्योंकि हम तो सिर्फ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पर अटैक कर रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई कि हम खुद के ही सेल्स को फॉरेन मानने लग गए और ऑटो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ऑफ रिसर्च है। तो हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क कर सकती है, और नॉन सेल्फ वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को, उनके ऑर्गन्स को, उनके प्रोटीन्स को, उनके डीएनए को, उनके ग्लाइकोप्रोटीन को फॉरेन कंसिडर करती है, और इन फॉरेन पार्टिकल्स के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, इनके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करती है एंड एंटीबॉडी फॉर्म कर लेती है, बना लेती है। एंटीबॉडी बन गई तो फॉरेन एंटीजन जब भी हमारे अंदर आएगा उसकी हम लोग बैंड बजा करके बाहर भगा देंगे। When a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbe, यानी जब, अब देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात आ गई है, तो आपको यह देखना है कि आपकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी कब जागेगी और पैसिव इम्यूनिटी का क्या मतलब। एक्टिव मतलब आपने सच में इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया है, एक्टिविटी हो रही है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। तो क्या हुआ, जब एक होस्ट के अंदर सच में एंटीजन आएगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे डेड हो, अगर आपने सच में होस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एंटीजन डाला है और हमने सच में खुद ही काम करके एंटीबॉडी तैयार की है, तो एक्टिव इम्यूनिटी है। तो अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल दिया है, यानी कि कोई नेचुरल इंफेक्शन हुआ है, हमें समझ लो कोविड हो गया, या कोई डेड माइक्रोब हमने डाला, यानी कि हमने डेड वायरस डाल दिए हैं वैक्सीन के तौर पे, तो एंटीबॉडी तो मैं खुद ही बनाऊंगा ना दोनों केसेस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट बॉडी, दोनों ही केसेस में एंटीबॉडी मैं ही बना रहा हूं। इसे क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है क्योंकि इसमें मैंने पैथोजन को पहली बार देखा है, चाहे डेड हो चाहे लिविंग हो, और एंटीबॉडी मैं खुद बना रहा हूं, सो इट इज स्लो। ओके, तो फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने से पहले काफी स्लो होती है। लेकिन अगर injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induces active immunity, यानी अगर मैंने क्या किया, अगर माइक्रोब जो है हमने वैक्सीनेशन के तौर पे डाल दी डेड माइक्रोब, या फिर नेचुरली अगर मैं बीमार पड़ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो मैंने कोविड-19 वैक्सीन ले ली या मुझे सच में कोविड-19 हो गया, दोनों ही केस में एंटीबॉडी तो मुझे खुद ही बनानी है, तो दोनों ही केस में एक्टिव इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जब रेडीमेड एंटीबॉडी आपको दे दी जाए तो आपने तो कोई काम नहीं किया ना, अब आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस तो आ गया, आपको क्या चाहिए माइक्रोब से लड़ने के लिए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपके पास आ ही गई है फॉरेन एजेंट से लड़ने के लिए, लेकिन ये आपने नहीं बनाई दोस्त, तो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। आपने कुछ नहीं किया, आपने एंटीबॉडी नहीं बनाई, आपको रेडीमेड मिल गई, तो एक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं है, इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी।
द येलो फ्लूइड कोलेस्ट्रम, जो कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध मैंने आपको बताया था, सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज, ये आपका अबंडेंट होता है एंटीबॉडीज में, जैसे IgA, ये बात हो चुकी थी, और ये इन्फेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन क्रॉस कर रहा था, IgG कर रहा था, अभी मैंने ये बात भी आपको बताई थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? एक्टिव में मैं खुद एंटीबॉडी बनाता हूं, चाहे मैंने अपने अंदर डेड माइक्रोब्स डाले और डेड माइक्रोब्स के तौर पे जो एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर गए उसके खिलाफ मैंने एंटीबॉडी बनाई, तो भी मैं खुद बना रहा हूं। अगर सच में इंफेक्शन हो गया और मैं खुद लड़ रहा हूं उस पर्टिकुलर माइक्रोब से, उस पर्टिकुलर पैथोजन से, तो भी एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब मैं खुद नहीं लड़ रहा, मेरे को कोई बीमारी हुई, मुझे जैसे ही पता लगा, मेरे पास टाइम नहीं, लेट्स से बहुत कम टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा क्या एक्टिव इम्यूनिटी का, कि कब इम्यूनिटी डेवलप हो। मेरे पास 7, 8, 10 दिन का टाइम नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी में भाई टाइम लगता है। आप पहली बार किसी पैथोजन से मुखातिब हुए हो, आपने पहली बार उसे देखा है, एक्टिव इम्यूनिटी को टाइम लगेगा एंटीबॉडीज बनाने में, रोबस्ट रिस्पॉन्स आने में। मैंने आपको बताया था प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो है। यहां पर आपको क्या है, अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाए तो झटपट जैसे ही आपके अंदर जाएंगी एंटीबॉडीज, तभी रिएक्शन चालू हो जाएगा, तभी आपकी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी। अब टाइम नहीं है तो ये करना पड़ेगा, तो पैसिव इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी हो सकती है, या आपको गिफ्ट में मिल जाए कहीं से, तो आप मना नहीं करते, आप ले लेते हो, उठा लेते हो। जैसे कि एक बेबी को मिल गई एट द टाइम ऑफ बर्थ, मिल्क के थ्रू IgA मिल गई, प्लेसेंटा के थ्रू IgG मिल गई, तो वो भी मना नहीं करता कि हाँ भाई इनको हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, देखो अभी तक हमने जो इम्यूनिटीज पढ़ी हैं उनमें हमने क्या क्या देखा। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ ये प्रेजेंट है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ ये प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना मस्त रहती है, कोई भी आएगा सेम प्रकार से अटैक करेगी। एंड नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं थी, मेमोरी की भाई जरूरत ही नहीं है, जब सबके ऊपर सेम ही प्रकार से अटैक करना है तो मेमोरी लेकर उखाड़ी क्या लेंगे। इसके अंदर आपके फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, आपका स्किन प्रेजेंट हो सकता है एंड आपका म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। आपके केमिकल बैरियर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका HCl है, आपका म्यूकस है, आपका सलाइवा है, काफी सारी चीजें। ये आपके टीयर्स है, टीयर्स इज अ गुड एग्जांपल, यहाँ पर टीयर्स लिख लेते हैं छोटे स्पेस में। सेल्यूलर डिफेंसेस है, आपके सेल्यूलर डिफेंसेस के अंदर सेल्स आ गए, जैसे कि आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हो गया, आपका मोनोसाइट हो गया, आपका मैक्रोफेज हो गया, आपका यहाँ पर नेचुरल किलर सेल हो गया, ये सेल्यूलर डिफेंसेस है। आपके यहाँ पर साइटोकाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट, आपके यहाँ पर साइटोकाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स का प्यार से IF लिखते हैं, इंटरफेरॉन्स। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी है। अब देखो अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आप खुद अडेप्ट करते हो टाइम के साथ, आप खुद एक्वायर करते हो अपने लाइफ टाइम में, आप खुद एक्वायर करते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंटीबॉडी मीडिएटेड है भाई, स्पेसिफिक तो होगी ही, जैसे एजेंट गोलू को ये मार रही थी, इट इज वेरी स्पेसिफिक। एंड इसके अंदर मेमोरी भी है भाई, मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर भी आपकी एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आप खुद बना रहे हैं एंटीबॉडी, सेल्फ सिंथेसाइजिंग, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय होस्ट, होस्ट खुद एंटीबॉडी बना रहा है। अब चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से हो, अगर कोविड हो गया आपको तो भी एंटीबॉडी बनाओगे, या फिर वैक्सीनेशन में अगर थोड़ा सा वीकेंड आपने पैथोजन ले लिया तो भी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, या फिर पैसिव इम्यूनिटी यानी बनी बनाई एंटीबॉडी ले ली, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज टेकन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज टेकन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ले ली। अब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर ले ली तो या तो ये मदर से ले सकते हो मुफ्त में, जैसे कि IgA ले ली, IgG ले ली, या तो मुफ्त में मदर से ले ली, या आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ले ली। भाई कोई आपको बीमारी हुई जिसके लिए एंटीबॉडी आपको बनी बनाई मिल रही है किसी से, आप अपने अंदर डलवा लोगे जिससे कि आपका काम चल जाए। ये बात थी, एक ओवरऑल जो था आपका पूरा का पूरा चार्ट था, जिसमें एक्टिव पैसिव को हमने क्या किया, कंपेयर किया। वी हैव सीन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव
इम्यूनिटी। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की एंड इम्यूनाइजेशन की। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है? तो वैक्सीनेशन को सबसे पहले देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मरे हुए किसी पैथोजन को ले लेते हो, जैसे पोलियो वैक्सीन में क्या है भाई, डेड पोलियो वायरस ही तो है। कोरोना वैक्सीन में क्या है, डेड कोरोना वायरस ही तो है। इतने वीकेंड वायरस होते हैं ये कि आपकी बॉडी में कुछ कर नहीं सकते, राइट? आपकी बॉडी में इंफेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इम्यून रिस्पॉन्स को जरूर ट्रिगर कर सकते हैं, तो इम्यूनिटी जरूर डेवलप कर देंगे। तो मेमोरी के ऊपर ये बेस्ड रहता है कि फर्दर आपके पास अगर एंटीबॉडी बन गई, फर्दर आने दो असली वायरस को, आप उसकी धज्जियां उड़ा के रख दोगे। तो इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी आप क्या करते हो, जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, उसके कोई प्रोटीन ले लेते हो या उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट ले लेते हो। कोई बैक्टीरिया है तो आप क्या करते हो, उसका ग्लाइकोप्रोटीन ले लेते हो, और इनको क्या करते हो आप लोग, इनएक्टिवेट करते हो, वीकेंड करते हो। इसी को आप वैक्सीन कह रहे हो। आपने इतना वीक कर दिया है, आप इन्हें क्या बोलते हो, एटीन्यूएटेड। आप क्या करते हो, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज नथिंग बट इट इज द एटीन्यूएटेड पैथोजन। एटीन्यूएटेड पैथोजन। अब एटीन्यूएशन क्या है, एटीन्यूएटेड क्या है, एटीन्यूएटेड मतलब सो वीक टू कॉज डिजीज। इतना वीक है कि डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन एंटीजन प्रोटीन्स तो हैं ही, बट कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। अगर भाई इम्यून रिस्पॉन्स भी दे दे तो क्या ही बात है, राइट? तो इतना वीक है कि बीमारी कॉज नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना जरूर इसके पास जुगाड़ है कि आपके अंदर इम्यूनिटी जरूर डेवलप कर देगा, अपने एंटीजेनिक जो प्रोटीन्स है उससे एंटीबॉडीज जरूर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो आपकी वैक्सीन है, ये आपने बॉडी के अंदर डाली, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। यानी अब जो एंटीबॉडीज बनी है, जो वेपन आपने तैयार कर लिए हैं, जब असली में आपके पास पैथोजन आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। वैक्सीन्स की वजह से आपके, जो मैंने बताया था, प्लाज्मा सेल के अलावा मेमोरी बी सेल भी होते हैं, आपके टी सेल में साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, आपके टी हेल्पर सेल्स होते हैं, इसी प्रकार से मेमोरी टी सेल भी होते हैं। तो मेमोरी सेल आपके यहां पर हैं जो कि पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, और आपकी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। तो सेकेंड जो आपका रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हमेशा रॉबस्ट होता है। तो पहला रिस्पॉन्स हमने मरे हुए वायरस या मरे हुए पैथोजन से ले लिया, जिससे हमें बीमारी भी नहीं हुई और एंटीबॉडी की हमने फैक्ट्री भी डाल ली। अगली बार अगर सेम पैथोजन आएगा, एंटीबॉडी की फैक्ट्री से कुछ एंटीबॉडीज निकालकर उसका खात्मा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरी है, हमें पता है ये दोबारा आने वाला है। Then, if a person is infected with some deadly microbe to which quick immune response is required, as in tetanus. अब टेटनस जो है, अगर आपको किसी जंग की कील से चोट लग गई है, किसी लोहे के शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लग गई है, तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, एक टेटनस का इंजेक्शन उस टाइम पर बनता है। अदरवाइज आप लोग जो है काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं, काफी ज्यादा सीरियस स्टेट में जा सकते हैं। सो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट the preformed antibodies or the antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin। यानी आपके अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास पहले से एंटीबॉडीज है, उन एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी के अंदर डलवा लीजिए। यानी आपको खुद को एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ी, राइट? तो ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं हुई, ये एक प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी ही है। आपने खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाई हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज या बनी बनाई एंटीटॉक्सिन्स आपने यहां पर ली हैं। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अब स्नेक बाइट में ऐसा थोड़ी बोल सकते हो यार तुम, भाई मैं तो बिलीव करता हूं नेचुरल इम्यूनिटी में। अब स्नेक बाइट है, चाहे 7 मिनट के अंदर मैं मर जाऊं, मैं तो 7 दिन वेट कर सकता हूं भाई, जब तक एंटीबॉडीज खुद की ना बने तब तक फायदा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, किसी और के अंदर जो एंटीबॉडी है, तुम्हारे अंदर जो एंटीबॉडी है वो एकदम सेम है। अगर तुम एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन ले लेते हो तो तुम स्नेक बाइट से बहुत जल्दी अपने आप को इंटॉक्सिफाई करके निकल सकते हो। तो स्नेक बाइट हो गई है। द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी टिटनस हो गया, स्नेक बाइट हो गया, इस केस में आपने क्या ली, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन ली, तो आपने क्या किया, अपने आप को इम्यूनाइज कर लिया।
तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है, अगर मैं एक शब्द में लिखना चाहूं तो भाई वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या था, आपका डेड माइक्रोब आपने लिया, डेड पैथोजन आपने लिया या वीकेंड पैथोजन आपने लिया, लेकिन एंटीबॉडीज खुद बनाई, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड बाय द होस्ट। राइट, यानी वैक्सीनेशन में क्या हुआ, डेड पैथोजन आपने अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कराया, लेकिन एंटीबॉडी खुद बनाई। भाई इतना स्वाभिमान अपने अंदर है, दूसरी बात इतना टाइम भी अपने पास है। इम्यूनाइजेशन में क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन में इम्यून होने पर फोकस किया गया, इम्यून होने पर फोकस किया गया, झटपट एंटीबॉडी ले ली प्रीफॉर्म्ड स्टेट के अंदर, यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन करवा ली। चाहे अब आप ये एंटीबॉडी टेटनस के लिए ले लें, चाहे फिर ये एंटीबॉडी आप ले लें स्नेक बाइट के लिए, ये दोनों केसेस जो हैं आपके एकदम सही है। इम्यूनाइजेशन मतलब एंटीबॉडी ली, वैक्सीनेशन मतलब एंटीबॉडी बनाई, एज सिंपल एज दैट, सरल भाषा में हम ये समझ सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, दिस हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स। यानी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती हैं, एंटीजन जो आपके अंदर आ रहा था थ्रू अ पर्टिकुलर पैथोजन, वो अपने साथ प्रोटीन लेकर के आ रहा था, प्रोटीन इज एन एंटीजन, राइट। आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आया, उसके प्रोटीन को आपने देखा और उस प्रोटीन के खिलाफ आपने एंटीबॉडी बना दी। अगर हम ये समझ लें कि 1000 तरीके के जो बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके अंदर 1000 स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, और उन प्रोटीन्स को तो हम तैयार कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। क्या करना है हमें, उन प्रोटीन्स का जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, किसी और बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। अब वो जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, जीन जो है यानी डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या है, एंटीजेनिक प्रोटीन है। उस एंटीजेनिक प्रोटीन को हम अपनी बॉडी के अंदर डाल लेंगे। पूरे बैक्टीरिया को नहीं डाला कि बीमारी हो जाएगी, सिर्फ एक प्रोटीन, उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। जब पूरा बैक्टीरिया आएगा तो उस प्रोटीन को हम लोग टारगेट कर देंगे जो बैक्टीरिया का है। उस एंटीजन के खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सिर्फ छोटे छोटे स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार कर सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के, अलग अलग पैथोजन के, इन अ होस्ट बैक्टीरिया और इन अ होस्ट ईस्ट। तो क्या हो जाएगा, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच allow large scale production and hence greater availability for immunization। आप क्या करते हो, इसमें बेहतर तरीके से लार्ज स्केल पर एंटीजेनिक प्रोटीन्स बना सकते हो और उन्हें डाल सकते हो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर, जिससे कि इम्यूनाइजेशन मिल जाए। इम्यूनाइजेशन का यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ ही काफी बार प्रयोग किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, जो मैंने आपको करेक्ट डेफिनेशन बताई है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज किया गया है वर्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, तो क्या किया, आपका वैक्सीन के तौर पे आपने क्या डाला है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन डाला है। एंटीजन में आप हेपेटाइटिस बी वायरस का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट डाल दो, प्रोटीन डाल दो ईस्ट से बना करके, एंड हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। जब हेपेटाइटिस बी वायरस आपके अंदर एग्जैक्टली आएगा तो आपको पता लग जाएगा ये प्रोटीन तो मेरा देखा हुआ है, इसका एक प्रोटीन, और सारी एंटीबॉडीज जाकर के उस पैथोजन से लिपट जाएंगी, बाइंडिंग हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली वो पैथोजन आपका किल कर दिया जाएगा। दिस इज द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कंसेप्ट। एलर्जी इम्यूनिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप किसी नई जगह पर जाते हो और आपको कोई पॉसिबल एलर्जन मिलता है जिसको आप बहुत ज्यादा अमाउंट में टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, विच इज अ रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अचानक से बहुत सारी छींकें आने लग जाना, एक एक मिनट में 10-10 छींकें आने लग जाना, आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाना, हल्का सा बुखार चढ़ जाना, नाक बहने लग जाना, ये सारी की सारी चीजें एलर्जीज के सिम्टम्स हैं। समझ लीजिए, लेट्स से मेरे को पॉलन एलर्जी है, मैं किसी नई जगह पर गया जहां पर आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, इधर उधर तितर बितर लेकर के पॉलन उड़े जा रहे हैं आपके इंसेक्ट, और उड़ते हुए जो एयर से कंटेन्ड पॉलन्स हैं, इंसेक्ट द्वारा कैरिड जो पॉलन्स हैं, उनसे अगर मैं एक एक्सपोजर में आता हूं तो क्या हो जाती है, मुझे भी एलर्जी हो जाती है। तो इसमें आपको स्नीजिंग हो सकती है, विजिंग हो सकती है एट न्यू प्लेस विच डिसअपियर्स व्हेन यू वेंट अवे। किसी जगह पर गए, तबियत खराब हो गई, उस जगह से वापस आए, तबियत ठीक हो गई, एकदम चंगी दुरुस्त तबियत आपको देखने को मिली। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स
इन द एनवायरमेंट। अपने आसपास प्रेजेंट कुछ पार्टिकल्स के प्रति हम थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस। यानी जिन केमिकल्स की वजह से, जिन पार्टिकल्स की वजह से हमें एलर्जी हो रही है उन्हें हम एलर्जन बोलेंगे। जैसे डस्ट है, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट उसके लिए एलर्जन हो गया, किसी को पॉलन से एलर्जी है तो पॉलन उसके लिए एलर्जन हो गया, किसी को एनिमल डेंडर से एलर्जी है तो एनिमल डेंडर उसके लिए एलर्जन हो गया, एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या हो गया, द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन, माइट्स हो गए, एनिमल डेंडर हो गए, इन सबको आप एलर्जन कहते हो, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पर एनिमल डेंडर ज्यादा मिलेगा, कहीं पर माइट ज्यादा मिलेंगी, कहीं पर आपको पॉलन ज्यादा मिलेंगे, कहीं पर डस्ट ज्यादा मिलेगी। हर जगह पर अलग अलग एलर्जेंस की क्वांटिटीज और कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग होती हैं, और जरूरी नहीं है आपको इन सबसे एलर्जी हो, आपको किसी स्पेसिफिक एलर्जन से ही एलर्जी होती है। काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जी नहीं भी होती, जो बढ़िया टॉलरेट कर सकते हैं इन सारे के सारे एलर्जेंस को। The exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called as allergy। यानी जो एलर्जेंस है आपके हवा में, चाहे वो पॉलन्स हो, चाहे वो माइट्स हो, चाहे वो डस्ट हो, उनके खिलाफ आपका जो एक्सैजरेटेड रिस्पांस आया है, बहुत तेज तेज जो आपका रिस्पांस आया है, चाहे आंखों से झटपट पानी बह जाना हो, नाक बहने लग जाना हो, जोर जोर की छींकें आने हो, सर दर्द हो जाना हो, ये सारी जो चीजें हैं जो अचानक से हो जाती हैं, दिस इज रोबस्ट और एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पांस, इसको आप एलर्जी कहते हो। और एलर्जी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, मैंने आपको क्या बताया था, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनती है, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी जा चुका है पहले भी। तो मैंने आपको हर एंटीबॉडी का एक एक पर्टिकुलर फंक्शन बताया था। आईजीए जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल में बन रहा था, आईजीएम जो है इट वाज पेंटामेरिक ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, आईजीई आपका एलर्जीज में प्रोड्यूस हो रहा था, आईजीजी जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर पा रहा था। आईजीए को सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, सारी सिक्रीशंस में मिलता है, आपके टीयर्स हो, आपका सलाइवा हो, सबके अंदर यूजुअली देखने को मिल जाता है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, बहुत ज्यादा आपको छींकें आती हैं, वाटरी आइज हो जाती हैं, रनिंग नोज हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। काफी बार आपको स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर इन भैंजी का आप देख रहे हो स्किन एलर्जी हो गई है, और इन दीदी का देखो कैसे मुंह खोल के छींक रही हैं। तो यहाँ पर इनको किससे एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, क्योंकि इनके आसपास का वातावरण हमें साफ साफ बता रहा है कि इनसे कोई ना कोई पॉलन जरूर टकराया होगा जिससे कि ये छींकने लग पड़ी। एंड काफी सारी जो माइट ओरिएंटेड एलर्जीज होती हैं उनसे आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, आपकी स्किन पूरे तरीके से लाल हो जाएगी, एंड उसके बाद आप जब वहां से जाओगे तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो जो मास्ट सेल होते हैं आपके ब्लड में, ये हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं या सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। तो हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन क्या करता है, ये आपका वैसोडाइलेशन करता है, यानी आपका डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो ब्लड वेसल्स अगर चौड़ी हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, ब्लड आपका खुला खुला बहेगा, तो वैसोडाइलेशन के बाद क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है। सेरोटोनिन आपका क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है, यह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपका जो ब्रेन वाला जो पार्ट है यहां से रिलीज होता है। एंड आपकी बॉडी के ज्यादातर जो मूड है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेरोटोनिन काम करता है। तो आपके मूड का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सेरोटोनिन पर डिपेंड करता है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन एंड आईजीई दे आर सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स एट द टाइम ऑफ एलर्जी। मास्ट सेल से हिस्टामिन सेरोटोनिन आया, और आईजी एंटीबॉडी आपकी एंटीबॉडी कहां से आई, प्लाज्मा सेल से आई, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, यानी समझ लो आप किसी जगह पर गए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पॉलन वॉलन है कि नहीं, और आपको डॉक्टर से पता करवाना है कि सर मुझे किस चीज से एलर्जी है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास एलर्जेंस की एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है और उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी छोटे सी कंसंट्रेशन में आपको वो एलर्जेंस दिए जाते हैं, आपको एक्सपोज कराया जाता है उन एलर्जेंस से, और आपकी बॉडी को फिर चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स क्या है। अगर समझ लो मेरे पास बहुत सारे 25-26 मेरे पास एलर्जेंस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो भी है जेड तक, मेरे पास इतने एलर्जेंस हैं। मैंने ए को टेस्ट किया, आपकी बॉडी में कोई खास रिस्पांस नहीं आया। मैंने बी को टेस्ट किया, आपको एक्सपोज कराया, बी से कोई खास रिस्पांस नहीं आया। मैंने आपको सी के सामने रखा कि भाई इसको सूंघ के देखो, आपको जोर जोर से छींकें आने लग गई। एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी की काफी सारी चीजें उस टाइम पर टेस्ट हो रही हैं डिजिटली भी, तो हमें पता लग जाता है कि आपका रिस्पॉन्स किस एलर्जन के कोरेस्पॉन्डेंस में कितना आ रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है आपको एग्जैक्टली किस चीज से एलर्जी है। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मुझे गोभी से एलर्जी है,
काफी लोग बोलते हैं मैं बादाम नहीं खाता, मुझे बादाम से एलर्जी है। काफी लोग बोलते हैं कि मैं मिल्क से एलर्जी है मुझे। ये सारी चीजें पता कैसे लगती है? आपको अलग अलग एलर्जन से ट्रीट कराया जाता है। नॉर्मल लोगों को इन चीजों से एलर्जी नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर आपका गोभी का नाम लिया है, मैंने आमंड्स का नाम लिया है, मिल्क का, नॉर्मल लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई अगर हाँ भाई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है, बॉडी में गड़बड़ी होगी। तो बहुत ही रेयर केसेस है। नॉर्मली आपके पॉलेंस, माइट्स, एनिमल डेंडर, इनका ही इस्तेमाल, डस्ट वगैरह इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। पॉल्यूटेंट्स होते हैं काफी सारे, इनसे एलर्जी होती है। तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है या इसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, यानी कोई 10-20 एलर्जेंस हैं जो मेन एलर्जेंस, उनमें से देखा जाता है पहले आपको करेक्ट एलर्जन मिलता है कि नहीं। तो पॉसिबली एक पूरी लिस्ट है कि मेजॉरिटी लोगों को इन्हीं से एलर्जी होती है। जैसे पॉलन, तो मोस्टली पॉलन एलर्जी की देखने को मिलती है। तो पॉलन वहां पे रखा हुआ है अगर, तो उसकी इंजेक्शन से पता लग जाएगा कि पॉलन एलर्जी है या नहीं। अगर पॉलन से एलर्जी नहीं है, फिर बाकी एलर्जेंस देखे जाएंगे। यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। अगर देखो भाई हिस्टामिन ज्यादा बन गया, एंटीहिस्टामिन ले लो, सेरोटोनिन ज्यादा बन गया है, मूड थोड़ा अलग है, एड्रेनलिन ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एनर्जी का संचार हो जाएगा आपके अंदर। अब एड्रेनलिन क्या है? आपका बीपी बढ़ा देगा ना अच्छे तरीके से। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये तो आपके फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स है, ये तो आपकी हेल्प करेंगे ही इन सब चीजों में। तो आपका जो वैसोडाइलेशन के कारण गड़बड़ हो चुकी थी, उसको आपको उल्टा करना है, तो एंटीहिस्टामिन के साथ आप एड्रेनलिन या स्टेरॉइड ले सकते हो एलर्जी के सिम्टम्स को थोड़ा डाउन करने के लिए। क्योंकि काफी बार इम्यून रिस्पॉन्स इतना एक्सजरेटेड, इतना रॉबस्ट हो जाता है, इतनी सारी चीखें आ रही हैं कि आपको कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है उसको थोड़ा सा लोअर करने के लिए। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity. मॉडर्न डे जो लाइफस्टाइल है और हमारे पास जो सैनिटाइजेशन इतनी अच्छी है, हम कम एक्सपोजर में है पैथोजेंस के, तो बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो गए। क्योंकि हम कभी किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए नहीं, तो इम्यूनिटी एकदम लो है, और इसीलिए बच्चे छुई मुई ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा है। कुछ भी आपका थोड़ा सा कोई पैथोजन आके टकरा गया तो बीमार पड़ गए, जुकाम हो गई, ये सारी चीजें। तो क्या हुआ? More and more children in metro cities in India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to environment. Right? कि इन्होंने कभी किसी पैथोजन से बहुत ज्यादा पंगा लिया नहीं। अब गांव में, हम तो गांव में पले बड़े हैं या फिर कैंट्स में रहे हैं, खेले हैं खूब अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ, नाली वाली बॉल से भी खेले हैं, कीचड़ में भी खेले हैं, घास में लूटे रहते थे, और कुछ नहीं, पेपर खत्म हुए जाकर धूप में घास में ही लेट गया। इतना मतलब सब कुछ जीवन में देखा है। राइट? गोबर से होली खेले हैं, काले तेल से खेले हैं, मिट्टी तेल से खेले हैं, अलग अलग चीजों से खेले, पता ही नहीं चलता था कि कब कौन क्या लगा के चला जा रहा है। तो उस केस में क्या है, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक होता है। लेकिन अगर भाई पोछा लगा हुआ बहुत बढ़िया घर में, कीड़ा मकोड़ा देखा ही नहीं है कैसा होता है, चींटी देख के बच्चा चौंधिया जा रहा है, अरे मम्मी ये तो कीड़ा है, देखो किस प्रकार का कीड़ा है। अगर चींटी देखकर बच्चा ये बोल दे कि किस प्रकार का कीड़ा है, इसका मतलब गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है, मतलब उसका जीवन में कुछ नहीं देखा हुआ। तो इसीलिए इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इसीलिए बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं आपको आज के दिन में एलर्जी की। ऑटो इम्यूनिटी, मैंने आपको ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या बताया था? ऑटो का मतलब क्या था? ऑटो का मतलब था सेल्फ, और इम्यूनिटी मतलब आपकी क्षमता, किनको मारने की? सेल्फ सेल्स को मारने की। ये गड़बड़ है एक, यानी कि हमें पता है कि हम पैथोजेंस को किल कर सकते हैं, हमें पता है हमें पैथोजन को किल करना भी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर, ड्यू टू सम जेनेटिक बेसिस और काफी अननोन रीजंस है जिन पे अभी रिसर्च जारी है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स पर ही अटैक कर देते हैं, और इस वजह से बीमारियां होने लग जाती हैं। सो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स दैट इज पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल। यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी हम जैसे जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। हम किसी पैथोजन को देख ले तो उसको अगली बार उड़ा के रख देते हैं, और हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी है अपने खुद के सेल्स और पैथोजन्स में फर्क करने की, डिफरेंशिएट करने की। हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। यानी हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स, चाहे हमारे अंदर किसी इंडिविजुअल का प्रोटीन डाल दो, अगर वो हमारा प्रोटीन नहीं है तो हम उसे फॉरेन प्रोटीन की तरह ट्रीट करेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे।
चाहे हमारे अंदर फॉरेन ग्लाइकोप्रोटीन डाल दो, चाहे पूरा बैक्टीरिया डाल दो, चाहे पूरा प्रोटोजोवन डाल दो, चाहे पूरा वायरस डाल दो, हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है वो चीज फॉरेन है, हमारी बॉडी की नहीं है। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एरर या फिर ड्यू टू अननोन रीजंस हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स को अटैक कर देती है, खुद के सेल्स को अटैक कर देती है। इसे क्या कहा जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर क्लिक कर दीजिएगा, विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिक डेफिनेशन ऑटो इम्यूनिटी की नाम से ही क्रैक्ड है, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, अब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इम्यून सिस्टम की भी बात कर ही लेते हैं। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, और लिम्फॉइड ऑर्गन भी अलग अलग टाइप के। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे बोन मैरो है, थाइमस है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंड उसके साथ साथ कुछ टिश्यूज भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, पेयर पैचेस वगैरह हो गए, राइट। कुछ सेल्स भी हैं जैसे आपके मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एंड आपके सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे कि एंटीबॉडी हो गए, आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गए, ये आपके क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम के पार्ट है। तो यहाँ पे सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गन से बना हुआ है, जैसे बोन मैरो हो गया, आपका थाइमस हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, सिर्फ इनसे नहीं बना हुआ, इसके अलावा टिश्यूज भी हैं, इसके अलावा सेल्स भी हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स भी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट है। जैसे एंटीबॉडीज है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, सेल्स के अंदर आपके साइटोकाइंस हैं, राइट। सेल्स के अंदर आपके मोनोसाइट वगैरह थे, और साइटोकाइन द्वारा सिक्रेटेड जो केमिकल है, मॉलिक्यूल है, इंटरफेरॉन, राइट, कीमोकाइन, ये किसके अंदर है? ये साइटोकाइन, यहां पर लिखने से कंफ्यूजन होगी, इसको यहां पर लिख देते हैं कि कीमोकाइन जो है आपका यहां पर बन रहा है, इसके अलावा इंटरफेरॉन यहां पर बन रहा है। अगर आप सेल्स की बात करें तो सेल में क्या क्या हो सकता है? आपका मोनोसाइट हो जाएगा, आपका मैक्रोफेज हो जाएगा, आपके WBC के और भी काफी टाइप हो जाएंगे, बी सेल, टी सेल, ये क्या है? आपके सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के पार्ट है। इम्यून सिस्टम इज यूनिक एज इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजन्स, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। तीनों प्रॉपर्टी बता दी है इम्यूनिटी की। पहला, रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन एजेंट्स को, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एजेंट्स पे अटैक करते हैं, सेल्फ सेल्स पर नहीं। एक्सेप्शन इज ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रिस्पॉन्ड करते हैं इनके प्रति, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, उनको किल करते हैं, एंड रिमेंबर कर लेते हैं, यानी मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल उनको याद रख लेते हैं, जिससे अगली बार अगर वो आए तो उन्हें हम फोड़ डालें। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, जो हमने अभी देखा, कैसे आपका IgE रिलीज हो रहा था, हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा था बाय मास्ट सेल। ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल जस्ट हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी न्यू किस हिसाब से? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि आपके टी सेल बेस्ड थी, काम कर रही थी। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कैसे होते हैं? These are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur. जो आपके बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, इनका ओरिजिन यानी ये बनेंगे और मैच्योर होंगे, डिवाइड होंगे, इनका नंबर बढ़ेगा कहां पर दोस्त? आपके प्राइमरी, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और लिम्फॉइड ऑर्गन में प्राइमरी में अलग काम होगा और सेकेंडरी में अलग काम होगा। देखो, प्राइमरी के अंदर ये बनते हैं और सेकेंडरी के अंदर इनका एक्सपोजर होता है टू द पैथोजन, जो इनकी कर्म भूमि है। तो जैसा हम बोलते हैं जन्मभूमि, जहां आपका जन्म हुआ, कर्म भूमि जहां आप काम करते हो। तो क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी सेम केस है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर क्या होता है बेसिकली, इन्हें जैसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है तो द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो, जो बी सेल वर्ड यहां से उठाया हुआ है, एंड थाइमस, टी सेल वर्ड यहां से उठाया हुआ है, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी एंटीजन सेंसिटिव बन जाती है, ये मैच्योर हो जाती है। और आफ्टर मैच्योरेशन जो लिम्फोसाइट है ये माइग्रेट हो जाती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट है जहां पर ये एंटीजन के साथ भिड़ेंगी और आपकी प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल बनाएंगी।
इफेक्टर सेल मतलब जो सच में अटैक करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, जन्मभूमि और कर्मभूमि में फर्क क्या हुआ? जन्मभूमि क्या है? बी सेल के लिए बोन मैरो, टी सेल के लिए थाइमस। क्या हुआ वहां पर? जन्मभूमि है, जन्म हुआ और इन्हें शिक्षा मिली, ये मैच्योर हुए, एंटीजन सेंसिटिव बन गए, यानी एंटीजन को पहचान सकते हैं। फिर ये कर्म भूमि पे गए, युद्ध भूमि पे गए, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, पेयर पैचेस में, और वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर एंटीजन को देखा। एंटीजन को देखते इफेक्टर बन गए। इफेक्टर मतलब अब इफेक्ट दिखाएंगे और उनका खात्मा कर देंगे। तो लड़ने वाली जगह क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। पैदा होना और ट्रेनिंग कहां हुआ इनका? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, आपके बोन मैरो और थाइमस के अंदर। ठीक है, ये आपका बोन मैरो है। बोन मैरो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, पूरी की पूरी आपको एक लॉन्ग बोन दिखाई गई है। सेंट्रल पार्ट आपका येलो मैरो है, दिस सेंट्रल पार्ट इज शो। देन इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपका कॉम्पैक्ट बोन है सबसे ऊपर, कैल्शियम का, हार्ड कैल्शियम का, और बीच में आपका स्पंजी बोन प्रेजेंट होता है एकदम एज के ऊपर। ठीक है, एंड यहां पर आपको रेड मैरो दिखाई हुई है। ब्लड सेल्स की सिंथेसिस आपकी यहां पर अच्छी खासी होती है बोन मैरो के अंदर। थाइमस अगर आप देखें तो यहां प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, यहां पर आपका स्टर्नम के जस्ट पीछे आप बोल सकते हैं, यहां पर इस रीजन में आपका थाइमस प्रेजेंट है। ओके, और ये जो थाइमस है ये इनिशियली काफी बड़ा होता है साइज में। जब आप पैदा होते हैं धीरे 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 छोटा होता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम है, क्योंकि उनका थाइमस रेग्रेस होता हुआ चला जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा नहीं बच पाती। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स किस टाइप के हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन आपके दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बी सेल बनाने वाला बोन मैरो, टी सेल बनाने वाला थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन। स्प्लीन आपका ये है, आपके स्टमक के जस्ट पास प्रेजेंट होता है, नियर स्टमक। लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आपके यहां भी प्रेजेंट होते हैं, आर्मपिट रीजन में। लोअर जो आपकी लिम्फ्स हैं वहां भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लिम्फ नोड है। टॉन्सिल्स आपके यहां है, टॉन्सिल्स यहां है, राइट। इसके अलावा पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पैचेस की फॉर्म में। अपेंडिक्स होता है आपका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है आपका सीकम, उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जबकि बोन मैरो और थाइमस आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। काम क्या है? प्राइमरी का काम क्या है? जनरेशन करना और आपका इन्हें मैच्योर करना, और उसके बाद ये सेकेंडरी में जाकर के, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाकर के इफेक्टर का काम करते हैं, बढ़िया काम करने लग पड़ते हैं, राइट। एंटीजन के साथ मारधाड़ करने लग पड़ते हैं। तो द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपका बोन मैरो जो है, अब बोन मैरो और थाइमस हम बी और टी से याद कर रहे थे, बोन मैरो में आपके यूजुअली सारे के सारे सेल्स बन जाते हैं, सारे के सारे लिम्फोसाइट, और नॉर्मली भी जो ब्लड सेल है बन जाते हैं, क्योंकि यहां पे होता है आपका हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक मतलब ब्लड से रिलेटेड, स्टेम सेल मतलब जो सारे सेल्स बना सकता है, तो ये ब्लड से रिलेटेड सारे सेल्स बना देगा। Thymus is a lobed organ which is located near the heart beneath the breastbone. हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में। The thymus is quite large at the time of birth, लेकिन छोटा होता जाता है in size with the age, and by time of puberty is attained it reduces to a very small size, और उसके बाद तो घटता ही चला जाता है। वृद्ध लोगों में तो और भी छोटा हो जाता है। Both bone marrow and thymus provide micro environments for the development and maturation of T lymphocyte। यानी यहां पर आपकी डेवलपमेंट होती है और मैचुरेशन होती है आपकी लिम्फोसाइट्स की, लेकिन इनको काम करने के लिए अब अलग जगह जाना है। स्प्लीन क्या है? एक लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है। कहां प्रेजेंट था? स्टमक के पास प्रेजेंट था, स्टमक के साथ एसोसिएटेड था। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। इसके अंदर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट आकर के जमा हो जाते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जब आपका ब्लड स्प्लीन से गुजरता है तो ब्लड सेल्स को तो ये पास कर देते हैं, और किसको रोक लेते हैं? पैथोजेंस को रोक लेते हैं। टोल नाके की तरह काम करते हैं, भाई तुम रुक जाओ, एक बार रुको, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज है। और यहां पर आपके एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का, इन्हें रिजर्वायर कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जब डेथ हो जाती है, सारे टाइम मतलब जब इनका पूरा हो जाता है, तो ये आपके स्प्लीन में चले जाते हैं। Lymph node are small solid structures located at different points along the lymphatic system। जो आपका lymphatic system है उसमें अलग अलग जगह पर lymph nodes पाए जाते हैं, और ये आपके
ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर एंटीजन विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. एंटीजन्स आर ट्रैप्ड in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocyte present there and cause the immune response. क्या हुआ, जब आपके पैथोजन स्प्लीन से निकलेंगे, मतलब समझ लो ब्लड आ रहा था, स्प्लीन से निकलने की कोशिश कर रहा था, ब्लड सेल्स चले गए, पैथोजन रोक लिए, तो स्प्लीन में पैथोजन रोक लिए. अब आपके कुछ जो आपके ब्लड टिश्यू फ्लूइड था, अब ब्लड तो यहां पर लिम्फ में क्या करेगा, लिम्फ नोड्स है ना, तो लिम्फ होगा सिर्फ, यानी टिश्यू फ्लूइड, यानी सेल्स के बीच में जो जगह है इंटरसेलुलर स्पेसेस, वहां पे जो टिश्यू फ्लूइड आपका बह रहा था, ओके, वो जब आपका फिल्टर होगा तो टिश्यू फ्लूइड के बाकी कंटेंट्स बह जाएंगे. लिम्फ नोड्स में कौन ट्रैप कर लिया गया, पैथोजन, यानी स्प्लीन और लिम्फ नोड में पैथोजन ट्रैप कर लिया गया. जब ब्लड फिल्टर हुआ तो ब्लड से ट्रैप कर लिया गया स्प्लीन में, जब टिश्यू फ्लूइड या आपका लिम्फ फिल्टर हुआ तो ट्रैप कर लिया गया लिम्फ नोड में. अब क्या होगा मेरे दोस्त, अब यहां पर पैथोजन प्रेजेंट है. अगर यहां पर पैथोजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वहां पर वैसे भी वो कर्म भूमि है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वहां पर आपके इफेक्टर सेल्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे बी और टी लिम्फोसाइट एंड अल्टीमेटली किल कर देंगे किनको, पैथोजेंस को. ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपको टॉन्सिल दिखाया हुआ है, सेकेंडरी जो आपका लिम्फोइड ऑर्गन है, यहां पे आपका नॉर्मल टॉन्सिल है और ये आपका सूजा हुआ टॉन्सिल है, यानी यहां पर इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल है, यानी क्या हो गया, बीमारी हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, राइट, टॉन्सिल्स आपके फूल गए. यहाँ पे पेयर्स पैचेस आपको दिखाए हुए हैं. पेयर्स पैचेस क्या है, ये जो आपके पैचेस हैं मेरे दोस्त, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पेयर पैचेस दिखाई देते हैं, जो कि छोटे छोटे सेल्स हैं, विच आल्सो गिव्स यू एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. अब देखो इम्यून सिस्टम में क्या क्या है, आपका इम्यून सिस्टम में क्या क्या है, लेट्स ट्रैक दैट अप. सबसे पहले अगर आप देखेंगे टॉन्सिल मैंने आपको दिखाए थे, वो टॉन्सिल आपके यहां पर प्रेजेंट है, माउथ रीजन में. ठीक है, अब नीचे देखो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आपके इस रीजन में हो सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर. तो ये जो सर्वाइकल रीजन है जहां पे जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे साइड व्यू आपको दिखाया हुआ है, पीछे सर्वाइकल रीजन में आपके लिम्फ नोड प्रेजेंट है. फिर आपका क्या है, यहाँ पर लिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट है. लिम्फ नोड्स आपके अक्यूमुलेटेड कहां पर है, देखो यार, आपके यहाँ पर इस आर्मपिट रीजन में बहुत ज्यादा अक्यूमुलेटेड है, ओके, और आपके जो नीचे वाला रीजन है यहाँ पर लिम्ब रीजन में, यहाँ पर काफी ज्यादा अक्यूमुलेटेड है. तो ये आपके क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, लिम्फ नोड्स हो जाएंगे. ये आपका थाइमस है, जो कि आपका हार्ट के पास प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है. यहाँ पर ये इनिशियली काफी बड़ा होता है बर्थ के टाइम, और प्यूबर्टी के बाद छोटा छोटा होता रहता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्प्लीन है, जो कि प्रेजेंट है किसमें, स्टमक के पास प्रेजेंट है. ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पेयर्स पैचेस प्रेजेंट है. ये जो आपकी लंबी लिम्ब बोन्स है, यहाँ पर कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, आपका रेड बोन मैरो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लड सेल्स. एंड यहाँ पर आपका इस रीजन में भी लार्ज जो आपकी लिम्स है, इन रीजन में भी क्या मिलेंगे, आपके लिम्फ नोड्स आपको मिल जाएंगे. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ये आपका पूरा का पूरा क्या है, इम्यून सिस्टम है. यहां पर भी हमने काफी सारे सेल्स नहीं दिखाए, यहां पर हमने काफी सारे आपको सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वगैरह नहीं दिखाए. ये आपका अपेंडिक्स है, आप इसको भी मार्क कर सकते हो. काफी सारी चीजें अभी भी रहती है, ऐसी बात नहीं है, अपेंडिक्स को भी आप मार्क कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको मिलती हैं इम्यून सिस्टम के अंदर. सो देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट. तो लिम्फॉइड टिश्यू आपका मेजर ट्रैक्ट्स की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया. इनकी लाइनिंग में भी आपको क्या मिलता है, लिम्फॉइड टिश्यू मिल सकता है, और इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं. जैसे म्यूकोसा से एसोसिएटेड जो लिम्फॉइड टिश्यू है, इसे कहा जाता है माल्ट, यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहां थी, हमने जब फिजिकल बैरियर्स के बारे में बात की थी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में. तीनों का नाम जो है यहां पर एक ही में आ गया, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. और ये 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू है ऑफ द बॉडी. इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आपका नाल्ट, नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, नेजल पार्ट से एसोसिएटेड छोटा सा पार्ट. ठीक है, आपका हो सकता है गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. इसी प्रकार से हो सकता है बाल्ट वगैरह, काफी सारे नाम है, जैसे बक्कल कैविटी से रिलेटेड काफी सारे आपके लिम्फॉइड टिश्यू हो सकते हैं. ठीक है, जैसे यहां पर आपका
माल्ट दिया हुआ है कि ये आपका सबसे मेजर है, 50% से ज्यादा लिम्फोइड टिश्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाल्ट गाल्ट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, इनकी क्वांटिटी काफी कम है क्योंकि 50% तो आपका एक ही है, बचा हुआ तो बॉडी का सारा ही लिम्फोइड टिश्यू काफी कम है, तो इनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माल्ट, बाकी सारी चीजें काफी कम है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इसको अलग से करेंगे यार क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, पहले बात तो। दूसरा ज्ञान का टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं, पढ़ने का सिर्फ ये है, इनिशियली हम लोग ओपियाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड, यहां पे पढ़ने का सारा काम खत्म हो जाता है, यहां पे पढ़ने का काम सारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है, इसमें हमें बस बातें करनी है कि आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अल्कोहल के, क्यों आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, क्यों आपको ड्रग अब्यूज नहीं करना चाहिए, क्या आपकी ऐसी चीजें हैं which you need to take into account to make yourself safe from these kind of abuses। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, लेकिन पूरा का पूरा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इनिशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी एडोलेसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम 18 साल से छोटे हो ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी अगर तुम फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो देन यू आर 17, सेकंड टाइम फर्स्ट ड्रॉप है तो 18। अभी हमें इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, पढ़ेंगे पूरा यार, छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहां से आएगा, आई टेल यू। उन चीजों को एग्जाम के तरीके से देखना, जो ज्ञान है उसको सिर्फ ज्ञान के तरीके से देखना, सुनना और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना। एग्जाम में इंप्लीमेंट करने को कोई नहीं बोलेगा, जिंदगी में इंप्लीमेंट करना। So thank you so much guys for watching this video up. This was the immunology of chapter human health and disease. अगर वीडियो देख के मजा आया हो, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारी जो ऐप है उसको रेट करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमें 5 स्टार जरूर दें, उससे बहुत ही ज्यादा तगड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग चाहते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरें और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया।